अब लाइए जरा विनोद अग्निहोत्री की भविष्यवाणी। अब विनोद जी की भविष्यवाणी स्क्रीन पर लाइए। विनोद अग्निहोत्री का कहना है बंगाल में टीएमसी आगे है, असम में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस केरल में जीत सकती है, यूडीएफ जीत सकता है, तमिलनाडु में डीएमके आगे है और पुदुचेरी में एनडीए आगे है। बंगाल में विनोद जी पहले ये बताइए टीएमसी को आप आगे क्यों देख रहे हैं, क्या आधार है विनोद जी इसका एग्जिट पोल्स के बावजूद? देखो, एग्जिट पोल के आधार पर मैं अपनी ओपिनियन कभी नहीं बनाता हूं। मुझे जो फीडबैक मिलता है लोगों से या अपना जो मेरा असेसमेंट होता है उस आधार बनाता हूँ। क्यों एग्जिट पोल भी अगर आप देखें तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना आप। फिर पश्चिम बंगाल के चैनलों का एग्जिट पोल देखिए तो उनकी सीधी वही है जो यहाँ दिल्ली के चैनल बीजेपी के लिए कह रहे हैं, वो टीएमसी के लिए कह रहे हैं। तो एग्जिट पोल देख के आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ सारे घोड़े खोल देना है ना। उन्होंने सारा मतलब नो स्टोन, अंग्रेजी में कहें नो स्टोन अनटर्न, हिंदी में कहते हैं देसी भाषा में सारे घोड़े खोल देना। कोई ऐसा मौका, ऐसा कोई कदम नहीं था जो बीजेपी ने न उठाया हो इस चुनाव को जीतने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2021 से भी ज़्यादा हर तरह से साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार जितने हैं सब उन्होंने किया है। और खुद जो लोग चुनाव से लौट के आए हैं बीजेपी के, हम लोगों के मित्र, उनसे अगर आप बात करो तो वो बताते हैं कैसे ग्राउंड पर किस तरह से उन लोगों ने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों से मेरी बात हुई जो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे थे। उनका कहना है कि इसके बावजूद दीदी आगे हैं और दीदी की सरकार बन सकती है 155-160 सीटों के आधार पर। तो और यही हमारे जो रिपोर्टर वहाँ पर हैं उनका भी कहना है, ये आंकड़ों के हिसाब से। क्योंकि मैं गया नहीं हूँ तो मैं तो उसी फीडबैक के आधार पर मेरा एक मानना है। और दूसरा जो भी गौतम दा कह रहे थे कि जो ममता बनर्जी का जो सॉलिड वोट बैंक है उसमें दरार थोड़ी बहुत पड़ी होगी, लेकिन वैसी दरार नहीं पड़ पाई है कि एकदम से वो 49% से जो है वो 34% पे या 39% पे आ जाए उसमें। और वो दरार अगर उसने नहीं पड़ी है तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी आगे रहेंगी और मेजॉरिटी पा सकती हैं। अब वो 200 क्रॉस करेंगी कि नहीं करेंगी वो मैं नहीं कह सकता। वो और एक बात और है, जब आपके पास 215, 221 सब मिला करके विधायक हैं और उसमें से अगर आप 50 सीट भी हार रहे हैं तो परसेप्शन ये बनता है कि आप हार रहे हैं। हाँ। ये लगता है कि अरे वो भी हार रहे हैं, वो भी हार रहे हैं, तो उसका भी एक वातावरण बन जाता है। तो ये भी एक कारण है। अच्छा, सीएम तो ममता ही बनेगी ना आपके हिसाब से? सीएम तो ममता ही बनेगी? सीएम ममता ही बनेगी। और 5 साल चला लेंगी या बीच में आपको लगता है? क्योंकि वो कह रही थी, संकेत उन्होंने दिया है कि पहले बंगाल जीतेंगे फिर दिल्ली, तो हो सकता है वो दिल्ली आए और अभिषेक बनर्जी को सौंपें। दिल्ली वो सीएम रहते हुए भी दिल्ली का काम करेंगी। वो ऐसे दिल्ली में कोई ऐसी कुर्सी नहीं है कि वो बंगाल छोड़ के दिल्ली आके बैठ जाएं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे चौधरी देवीलाल हरियाणा जीते थे 1986 में और उसके बाद उन्होंने पूरे देश का दौरा किया था और राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ माहौल तैयार किया था, वीपी सिंह निकल के आए थे। ममता कुछ उस तरह से सीएम रहते हुए आपको हर चीज का एज मिलता है ना। आपके पास साधन सब है, फिर आप जा रहे हैं। डिफेक्टो हो सकता है अभिषेक बनर्जी बंगाल चलाएं, समझे, लेकिन ममता दिल्ली में आकर के सारे विरोधी दलों को इकट्ठा करें, सब करें जो होता है। अच्छा, अगर विपक्ष में बैठना पड़ा ममता बनर्जी को तब आपको लगता है कि वो असेंबली में बैठेंगी या फिर दिल्ली आ जाएंगी अखिलेश यादव की तरह? ममता बनर्जी, मायावती जी, जयललिता जी, ये जो इस तरह के तमाम छत्र नेता रहे या नीतीश कुमार जी के लिए, आमतौर पर ये नेता विधानसभा में विपक्ष में बैठते नहीं है। ये प्रकृति आप देखिए, ज्यादातर आप नेताओं को देखिए मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो विपक्ष में नहीं बैठते। तो बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान कौन सा विपक्ष में बैठते? वो भी केंद्र में आके मंत्री बन गए थे उस समय। उसके बाद नहीं, शिवराज बैठे थे, क्षमा कीजिएगा, शिवराज सिंह तो हटने के बाद विपक्ष में बैठे। बीजेपी के लोग बैठते हैं, कांग्रेस के नहीं बैठते, बल्कि कांग्रेस दिग्विजय सिंह नहीं बैठे, अशोक गहलोत नहीं बैठे, आप देखिए। तो इसलिए ममता जी की जो प्रकृति है, अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार बन जाती है और जैसा कि अनंत भाई भी कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ममता बनर्जी कैसे उनके सामने बैठेंगे? बड़ा उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। तो इससे तो बेहतर होगा कि दिल्ली, लेकिन दिल्ली में करेंगे क्या? फिर समस्या ये भी है ना, ममता जी की दिल्ली में केंद्रीय राजनीति में भूमिका तभी होगी जब वो चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बने। अगर नहीं बनती है तो दिल्ली में फिर उनके लिए कोई बहुत मुफीद जगह नहीं होगी। कौन उनको एक्सेप्ट कर लेगा? ये तो राजनीति तो बड़ा क्या कहते हैं, स्वार्थों का खेल है ना। अगर आप जीत जाती है चौथी बार
तो आप वोट कैचर माने जाएंगी, अब स्ट्रांग लीडर माने जाएंगी। और अभी जैसे हम लोग अमित शाह जी के बारे में कह रहे हैं कि भाई अगर बीजेपी जीतती है तो निश्चित रूप से वो देश के सबसे बड़े रणनीतिकार तो माने ही जाते हैं और उभर के आएंगे सामने कि जिस तरह उन्होंने। लेकिन अगर ममता जी जीत जाती है तो वो स्थिति ममता जी के लिए हो जाएगी फिर, कि ये इतने ऑड्स के बावजूद वो सरकार बचा ले गई। अब तो राहुल गांधी के लिए बैड न्यूज हो जाएगी। देखिए, राहुल गांधी के लिए बैड और गुड न्यूज तो छोड़िए, कांग्रेस की बात अगर करिए तो अगर टीएमसी हारती है तो भी इंडिया गठबंधन के लिए जो है अच्छा संकेत नहीं होगा, और अगर जीतती है तो भी नहीं, तो फिर जो जैसिन कह रहे हैं फिर ये सवाल उठेगा कि हु विल लीड इंडिया गठबंधन, हु विल लीड अपोजिशन बेंचेस, और नेचुरली फिर ममता जी का नाम आएगा। तो वो तो आएगा ही आएगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन ये जरूर है कि जितना दांव बीजेपी का है बंगाल में उतना ही दांव ममता जी का भी लगा हुआ है। बीजेपी उस किले को जीतने की कोशिश कर रही है और ममता जी को अपना किला बचाना है। तो कई बार क्या होता है, जीतने वाला अगर ज्यादा आक्रामक हो तो वो सफल होता है, और बचाने वाला अगर मर मिटने पे उतारू हो तो वो सफल हो जाता है। जैसे ये कहा जाता है ममता जी की बॉडी लैंग्वेज, धरने पे क्यों बैठ गई, सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गई। जब बीजेपी ने सारे मंगल के दिन मछली खाने लगे बीजेपी वाले तो क्या वो डिस्परेट है क्या भाई? हर चीज जो है चुनावी हथकंडे हैं और अपने को बचाना है भाई। जब प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो ये भी चुनावी कनेक्ट है। तो ममता जी अगर कोई भी वो भी तो कोई मौका नहीं चूकना चाहती है कि कल कोई ये हो जाए, अरे अगर आप सुप्रीम कोर्ट चली गई होती तो शायद ये हो जाता, अगर आप धरना दे देती तो उन्होंने धरना भी दे दिया, दबाव भी बना दिया। कि जो हम कल बात कर रहे थे कि जो विश्वास का जो संकट है चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच में, तो वो भी तो है ममता जी के उसका कारण कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, किसी तरह की कोई जो है काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो जाए, इसके लिए हर तरह से मुस्तैद रहो। तो ये इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो डेस्परेट हैं। आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने क्या कहा था। अखिलेश यादव ने कहा था कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो है काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ेगा, और 5,000 से 10,000 लोग काउंटिंग सेंटर से 1 किलोमीटर दूर पर जाके खड़े हो जाए, बैठ जाए। तो डिस्परेशन नहीं था, स्ट्रेटजी है। ये सेफ्टी टूल भी तो था, और दूसरा कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी बना, उसका फायदा मिला। 37 सीटें जीत के आए और इंडिया अलायंस जो 43 सीटें जीता। तो ये सब पेशबंदी भी तो होती है। अच्छा एक बात बताइए विनोद जी, अगर मान लीजिए ममता बनर्जी हार जाती है, हाँ, 71 साल की हो रही है वो, शी 71 राइट, 71 की है ना, 71 की है। मैं अभी और दोबारा चेक भी कर लेता हूँ। आपको लगता है उनका आखिरी चुनाव होगा? हाँ, या आपको लगता है कि अगले 5 साल मतलब फिर जब 31 में आएगा और तब तक के लिए फिर तैयारी करेंगे, या अभिषेक बनर्जी को फिर वो धीरे धीरे? देखिए ऐसा है कि अगर चुनाव हार जाती है ममता जी तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ममता जी के लिए आगे फिर आसान नहीं होगा। हाँ, क्योंकि 71 साल के 71 हाँ, क्योंकि 5 साल 76 साल का हो जाना। हाँ, और अभिषेक बनर्जी के अंदर क्या वो है इतना दमखम कि विपक्ष में रह करके वो बीजेपी की सरकार का मुकाबला कर सके। 38 साल के हैं, बहुत यंग है अभी। नहीं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जमीनी दमखम भी चाहिए ना। आपको देखिए, जब आप सरकार में हैं, आपकी बुआ जी मुख्यमंत्री हैं, है ना, और पूरी तरह से सारे शासन तंत्र आपके पास हैं, तो आपके पास बहुत लिवरेज होता है। अमित शाह जी हैं, कल को अगर सरकार में नहीं होते तो क्या चाणक्य बन पाते? सत्ता में जब आप होते हैं तो आपके पास बहुत लिवरेज होता है। अहमद पटेल बहुत बड़े चाणक्य हुआ करते थे अपने जमाने में, जब सत्ता में थे। उनको हम लोग ये कहते थे अहमद पटेल अहमद पटेल अहमद पटेल, लेकिन जब सत्ता बाहर हो गई तो कहां हो गए? सत्ता को, हाँ, व्यक्ति की योग्यता ये होती है कि सत्ता का इस्तेमाल कितना बेहतर कर सकता है। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। अमित शाह जी सत्ता में है तो अब उनकी अपनी राजनीतिक चतुराई और सत्ता का सहयोग दोनों मिलकर के एक बड़ी ताकत बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब आप बिल्कुल सही टाइम पे विनोद जी आप उस नोट पे ले आए जहां विजय जी को मुझे इंट्रोड्यूस करना है इस डिबेट में।